अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। काफ़ी दिनों के बाद आपका भाई शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। तो यार आज मैं बड़ा पप्पू शप्पू बना हूँ। अभी बाल कटवा के आया हूँ। जो मेरा हेयर कटर था वो मेरे शहर से बहुत दूर आ गया है, तो मैं पूरा 1 घंटा ड्राइव करके यहाँ आया हूँ, ये पहाड़ों के दरमियान में कहीं। तो यहाँ आके मैंने हेयर कट करवाया। ये वो सामने पीछे शॉप है वो वाली जो, तो वहाँ से हेयर कट करवा के अभी हम घर जाएंगे। तो ये गाड़ी भी मैंने, एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा जापान में, इनकी चेन्स हैं, काइंस होम के नाम से, ये पीछे लिखा हुआ आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। अभी हम गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं कि आज मैं क्या क्या करूँगा, और कुछ काम की बातें भी करेंगे, कुछ Q&A हैं वो करते हैं। जो वीज़ा के मतलब दोस्तों ने सवालात पूछे हुए हैं वो भी मैं चेक करता हूँ और आपको अभी बताता हूँ। तो लेट्स गो होम बैक एंड गपशप टुगेदर, कम ऑन। अच्छा, आप कहेंगे भाई कि आप इतनी दूर क्यों आते हैं बाल कटवाने के लिए, आपको कोई हेयर कटर उधर नहीं मिलता? एक्चुअली यार मुझे ना हर किसी का हेयर कट पसंद नहीं आता। इवन मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है ना बहुत ही अच्छा सैलून है, तो बहुत बिजी भी रहता है, लेकिन उनका भी मुझे पसंद नहीं आता। ये बंदा जो है, एक तो प्राइस भी मुनासिब है इसकी। ये अभी इन्होंने 2100 येन लिया है मुझसे हेयर कट का, ठीक है ना, तकरीबन पाकिस्तानी आप समझ लें 3500 रुपया हेयर कट का लिया है इन्होंने। शेव वगैरह मैंने की थी अगर, और इन्होंने शैम्पू किया है, उसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं, थोड़ा सा कंधों का मसाज करता है वो बंदा, ठीक है, और हेयर कट करता है, और थोड़ी सी शेविंग वगैरह की है। शेव ऐसे मेरी फेस की हुई हुई थी, तो इसका जो होता है सारा ना 2100 येन लिया है इन्होंने ना। अगर शेव भी मैं यहीं से करवाता तो तकरीबन ये मेरा 2500 येन के करीब लग जाना था पाकिस्तानी, तकरीबन क्या लें वही 4000 के करीब करीब। तो बढ़ता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ, कि बहुत ही ये भी एक खुशखबरी वाली न्यूज़ अभी आई है, कल परसों से, आई थिंक मंडे ट्यूसडे से जो है ना, कल से ही जापान ने जनाब जो है ना वो बिल्कुल खोल दिया गया है, बॉर्डर ओपन कर दिए गए हैं। वीज़ा के लिए फ्री एंट्री आपकी होगी अब यहाँ पे, ठीक है ना। आप जिस जिस मुल्क में भी रहते हैं, अगर आप पाकिस्तानी भी हैं, अगर आप यूरोपियन मुल्कों में रहते हैं, आपके पास उनके पासपोर्ट हैं, अगर आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है वहाँ से उस यूरोप के मुल्क की, तो आप जापान इजीली आ सकते हैं। एज अपना पासपोर्ट लें, टिकट लें और जापान आ जाएं, अगर आप ट्रैवल करने के लिए आना चाह रहे हैं, घूमने के लिए। तो जापान ने अभी बिल्कुल, जो इनका डेली लिमिट्स थी कि पहले इतने 100 बंदा डेली ये रिसीव करते थे, फिर कुछ हज़ार किया, फिर 5000, फिर 10,000 तक ये लिमिट लेके गए कि डेली का बंदा हम इतना एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं ये इंटर होने देते थे जापान में। तो उसी लिहाज से ये वीज़े भी इशू करते थे, लेकिन वो लिमिट अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, अनलिमिटेड है। वीज़ा फ्री जो कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा फ्री अब ट्रैवल कर सकते हैं। हर बंदा अकेला अकेला भी अब आ सकता है, पूरी दुनिया से किसी भी मुल्क से बंदा, जिन जिन मुल्कों से आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा वहाँ से भी आप अकेले भी चाहें वीज़ा लेके आ सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल एजेंट और ये वो उसके थ्रू, उसके अंडर प्लान करके आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तौर पे जैसे पहले था कोरोना से, वैसे ही जापान का वीज़ा नॉर्मल अप्लाई करें। बाकी हर बंदे की लक होती है, अगर आप वीज़ा लेके विजिट करना आना चाह रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए आना चाह रहे हैं, जापान घूमने के लिए आना चाह रहे हैं, दोस्तों को मिलने के लिए आना चाह रहे हैं, या कि आप जापान में काम करने के लिए भी आना चाह रहे हैं, तो वो आप जापान में काम का वीज़ा जो है वो लेके आप आ सकते हैं। उसका भी जो जो प्रोसीजर है, जो अपनी लैंग्वेज सीखें, या आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के वीज़ा पे आना चाह रहे हैं, स्टडी करने के लिए जापान में आना चाह रहे हैं, तो वो भी आप जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करें। जिन यूनिवर्सिटियों से भी आप आ सकते हैं उनसे रब्ता करें, और अब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जापान का आपको वीज़ा मिल जाए और आप आ जाएं। अगर आप यहाँ आके अपना फ्यूचर भी सेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी इट्स अ ग्रेट चांस। तो ये मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ कुछ Q&As, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई और बहनें, दोस्त, अहबाब जो हैं वो अपनी यूट्यूब फैमिली या फेसबुक फैमिली जो कमेंट्स करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। तो नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 3-4 मैंने कमेंट देखे हैं कि जो मुझे लग रहा है कि इनका जवाब जो है ना देना चाहिए। एक तो है कि एक भाई है, उन्होंने पूछा है कि वो किसी जो है ना टेक्निकल स्किल्स हैं वो उनके पास हैं, वो जापान आना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें। सवाल नंबर 1 है। नंबर 2, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है, एक दोस्त ने पूछा है कि जो पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों को जापान में लेके जाते हैं, उनसे वो किस तरह का काम करवाते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे है कि एक तो थोड़ा फनी क्वेश्चन भी है कि क्या जापान में कैमल्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेफ़ का पूछा है कि भाई, एक भाई ने पूछा है कि शेफ़ कुक के वीज़े का प्रोसीजर बताएं। यार 1 पे आ जाते हैं कि आप जो भाई जापान आना चाह रहे हैं, टेक्निकल वीज़ा, टेक्निकल कुछ कोर्सेज उन्होंने किए हैं या स्किल्स उनके हैंड में है, आप आना चाह रहे हैं, मेरी वीडियोस हैं, पीछे जाके देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है, आप जाके चेक करें कि किन किन शोबा में आपको महारत होनी चाहिए जापान आने के लिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप प्लीज़ काइंडली वो वीडियो देख लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और नंबर 2 पे हम आ जाएं, चलें जी, वो कैमल वाला आ जाए। जापान में कैमल नहीं होता, जापान में कैमल भी नहीं होता, जापान में भेड़ें भी नहीं होती। बहुत कम लोग हैं जो क्या, वो भी फॉरनर हैं, और जापान में बकरियां भी नहीं होती। फॉरनर ही हैं जिन्होंने कुछ थोड़ी सी इसकी फार्मिंग की हुई है, फॉरनर्स ने आके यहाँ पे ना, ये बकरियां वगैरह रखते हैं, हमारे मुसलमान भाई रखते हैं हलाल के लिए ना, कोई फार्म वगैरह जिन्होंने कहीं बनाए हैं ईद वगैरह पे ज़िबा करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे मोस्टली गाय होती है, जो इसी के फार्म है। ना ही जापान में भैंस होती है, भैंसें जापान में है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दूसरा है जी कि पाकिस्तानी जो जापान में लेके जाते हैं पाकिस्तानियों को, उनसे ये किस तरह के काम करवाते हैं। यार हाय, ये मत पूछ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी भाई जो जापान आ जाते हैं कुछ और ख्वाब लेके, लेकिन यहाँ आके फिर वो फंस जाते हैं। हाँ ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है स्टार्ट में, फिर ऐसे ही है, पहले दिन से ही आप ये नहीं सोच के आ सकते कि मैं किसी बहुत अच्छी जॉब पे जाके लग जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी लेके आते हैं वो वीज़ाज कुछ डिफरेंट होते हैं। अगर तो आपके उनके अंडर रह के काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो फिर थोड़े मुश्किल, काफ़ी मुश्किल काम भी होते हैं। सैलरीज भी उतनी नहीं होती, क्योंकि वो एक एज आ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आप आए हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक आज़ाद बंदा जो रह रहा है अपने वीज़े पे होता है, उसकी जो फैसिलिटीज़ उसके लिए जो होती हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए जो होती हैं, जितनी सैलरी उसकी होती है, वो जो पाकिस्तानी भाई लेके आते हैं उनको उनकी नहीं होती। दूसरा ये है कि 2 तरीके के हैं ना, एक तो है जो जेन्युइन वीज़ा पे आते हैं, कोई होता है मैनेजर का वीज़ा है, कुक का वीज़ा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जो कुक का, वो भी बताता हूँ। उनका तो ये जितने भी हैं प्रोफेशनल्स का, उनकी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। दूसरे नंबर वाले जो होते हैं, जो सिर्फ विजिट वीज़ा पे इंटर होके पाकिस्तानी बुलाते हैं, उनको फिर रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको फिर स्टे देते हैं, उनसे वो फिर बहुत क्या लेके, मैं गंदे काम नहीं कहता, मतलब ये है कि उनसे हार्ड काम फिर करवाया जाता है और सैलरी थोड़ी दी जाती है, क्योंकि उनको काम अलाउ नहीं होता जेन्युइन ही, तो वो बस छुप छुपा के कर रहे होते हैं। वो 8-10 महीने उनके बहुत ही मुश्किल होते हैं, उसमें फिर सारे जायज़ नाजायज़ फ़ायदे उठाए जाते हैं। और दूसरा भी, उसके बाद भी जब आपको वर्क परमिट मिल भी जाता है, जब तक आपको जापानी लैंग्वेज नहीं आ रही होती या आपको अच्छे जानने वाले लोग नहीं मिलते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप फिर वहीं पे बस गाड़ियाँ वगैरह काटते हैं या जो भी आप में काम करना है। कुछ जगहों पे तो उनकी सैलरीज अच्छी दी जाती हैं, गाड़ियाँ काटने वाले भी कुछ पाकिस्तानी हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं। कुछ जो होते हैं वो सिर्फ आपको रहाइश वगैरह दे देते हैं, खाना पीना देते हैं, नेट दे देते हैं, सब कुछ, तो थोड़ा सा खर्चा पानी देते हैं। इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देती जितनी कि आप किसी जापानीज़ कंपनी में काम करके अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। शेफ़ का पूछा है कि भाई, एक भाई ने पूछा है कि कुक के वीज़े का प्रोसीजर बताएं। यार एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मैं ख़ुद भी अभी थोड़ा सा एक कैफ़े रेस्टोरेंट की फील्ड में ही आ गया हूँ, मुझे शायद ख़ुद भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े किसी शेफ़ की। लेकिन ये है कि जो है ना, ये वेरी सिंपल है। जिस बंदे का रेस्टोरेंट होगा ना जापान में, ठीक है, रजिस्टर हो उस बंदे का रेस्टोरेंट, और वो टैक्स पे कर रहा हो, इंश्योरेंसेस दे रहा हो, अगर उसके पास ऑलरेडी स्टाफ है फॉरनर या जापानीज़, उनके साथ उनकी सैलरी वो पूरी दे रहा हो, उनकी इंश्योरेंसेस की हुई हो उसने, और कोई गैर कानूनी तरीका से उसका रिकॉर्ड ना हो, तो वो अप्लाई करेगा शेफ़ के वीज़े के लिए इमिग्रेशन में यहाँ पे पहले, ठीक है। यहाँ से वो एलिजिबिलिटी निकालेगा उस बंदे के नाम की कि मुझे ये बंदा शेफ़ के लिए चाहिए यहाँ जापान पे, मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरा काम बिजी है, या मैंने नया रेस्टोरेंट खोला है, उसके लिए मुझे 1 बंदा चाहिए, 2 बंदे चाहिए।
तो वो यहाँ से प्रूव होगी एलिजिबिलिटी उन 2 बंदों की, वो फिर वो पेपर्स भेजेगा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जिस मुल्क में भी आप हैं अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से फिर वो एम्बेसी लेके जाएगा, ठीक है ना। वो बंदा जिसने आना इधर वो अप्लाई करेगा, उसका वहाँ पे चेक होगा एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट नेसेसरी। वहाँ पे वो आपको चेक करेंगे कि इसने कितनी देर जो है ना काम किया है रेस्टोरेंट में। कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट का, पाकिस्तान में या इंडिया में, नेपाल में, दुबई में, कहीं पे भी। उसका आपका लेटर होना चाहिए। आपका वो सारा डाटा चेक करेंगे, आपकी तनख्वाहें आई हुई हों आपके अकाउंट में, वो सारा देखेंगे। इवन एम्बेसी उस रेस्टोरेंट में कॉल भी करेगी जहाँ पे आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे काम किया है ना, तो वो सारा कंफर्म करेंगे। फिर आपका थोड़ा बहुत मे भी हो सके इंटरव्यू भी लोगे। बस अगर आप तो जेन्युइन अगर बंदे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप वाकई अच्छे शेफ़ हैं या कुक हैं, काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक अगर आपको यहाँ से कोई वीज़ा बंदा अगर जब स्पाउस करेगा तो जेन्युइन आपके पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वाई नॉट आपका वीज़ा लग जाएगा और आप यहाँ आके जापान में कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग की जॉब उसी बंदे के पास करेंगे जो बंदा आपको बुलाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बंदे सोचते हैं शायद शेफ़ का वीज़ा मिल गया है तो अब मैं यहाँ के कुछ और करने लग जाऊँगा, वीज़ा चेंज कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आपका वीज़ा कुक का होगा और वो कुक का वीज़ा ही रहेगा, ठीक है। उसी पे आप काम करेंगे और आप उसी बंदे के साथ काम करेंगे जितनी देर। और वैसे भी अखलाकी तौर पे भी मेरे ख्याल में ये बात ही अच्छी है कि अगर कोई बंदा आपको बुलाता है, अगर तो वो अच्छे तरीके से चलता है, आपको अच्छी सैलरी देता है, तो वाई नॉट आपको उसके साथ ही चलना चाहिए। और आई थिंक उसको भी चाहिए कि अगर उसने किसी बंदे को बुलाया और वो अच्छा कुक है, अच्छा खाना बनाता है, अच्छा चल रहा है, तो उसको अच्छी सैलरी दे, अच्छी रहाइश दे और उसको लॉन्ग टर्म साथ लेके चले, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई होगी, तो मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो। और घूमेंगे फिरेंगे भी, थोड़ा बिजी ज़रूर हूँ लेकिन आप लोगों के लिए टाइम निकालता रहता हूँ, ठीक है। और पेज को फॉलो कर लें। कोई भी और क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हों तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बहुत खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब व कामयान करे और हमें भी दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।